हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली में अलग अलग तरह से सेल कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आजकल बड़ी सिटीज में ऑनलाइन काम ज्यादा बढ़ चुका है, लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर सेल कर रहे हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी सेल करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह के थ्रू। यानी डायरेक्टली वो लोग कंज्यूमर यानी बी टू सी को सेल करते हैं। तो इस केस में क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। जैसे कि मानकर चलिए आप यूट्यूब के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में लेट सपोज 20 तारीख को पैसे आ गए, लेकिन आपने उनका जो गुड्स है जो भेजना था कुरियर के थ्रू आप भेज नहीं पाए, आप उसे 25 26 या 10 15 दिन बाद भेज रहे हैं। तो इस केस में जो आपको वो पैसे रिसीव हुए हैं आपके अकाउंट में, उसकी एंट्री आप टैली में कैसे करेंगे? क्या आप एक एक कंज्यूमर के लिए टैली में लेजर्स बनाएंगे, यानी बी टू सी के लिए एक एक कंज्यूमर के लिए लेजर बनाएंगे? अगर फ्रेंड्स आप ऐसा करते हैं, यानी सभी कंज्यूमर के लिए लेजर बनाते हैं, तो अगर मानकर चलिए एक दिन में आपकी 20 इनवॉइस जनरेट होती है बी टू सी की, तो इस हिसाब से महीने में 600 और पूरे साल में तकरीबन 7000 इनवॉइस जनरेट होगी। उस हिसाब से आपको 7000 लेजर बनाने होंगे पूरे साल में बी टू सी के, जिससे कि आपको एंट्रीज वगैरह करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं इसका एक शॉर्टकट बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने सारी एंट्रीज को पहले से ही कर रखा है, अभी हूं मैं डेबुक में और मैं आपको सारी एंट्रीज एक एक करके दिखाता हूं कि अलग अलग सिचुएशंस में आप टैली में सेल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले मैं दिखाता हूं वो कंडीशन जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि ऑनलाइन जब आप सेल करते हैं तो आप डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्ट हो जाते हैं और आपको जो कंज्यूमर पैसे भेजते हैं, आप अगर उन्हें सेम डेट पर जिस डेट को पैसे रिसीव हुए हैं उस डेट को अगर गुड्स को डिस्पैच नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आप टैली में एंट्रीज कैसे करेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको लेजर्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंज्यूमर की। तो देखिए, आपको क्या करना है, सिंपली एक लेजर बनाना है कंज्यूमर नेम से या बी टू सी कंज्यूमर नेम से, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं आपको एक बार कंट्रोल और एंटर प्रेस करके लेजर दिखा भी देता हूं। अंडर मैंने रखा है सनरे डेटर। उसके बाद यहां पर आपको कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आप अगर अपनी कंट्री के अंदर ही सेल कर रहे हैं इस केस में। और उसके बाद स्टेट में आपको अपनी स्टेट ही सेलेक्ट कर लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं अनदर स्टेट के कंज्यूमर को सेल कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? तो वो हम एंट्री के टाइम इसे मॉडिफाई कर लेंगे स्टेट को। अभी आपको फिलहाल इसे अपनी स्टेट को ही सेलेक्ट करना है लेजर क्रिएट करते टाइम। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में आप कंज्यूमर लेंगे, क्योंकि ये कंज्यूमर है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेल करेंगे, अब क्या है कि अगर किसी कंज्यूमर ने आपको बाद में पैसे दिए या पहले पैसे दिए, अगर आप सेल पहले कर रहे हैं या पैसे आने के बाद सेल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली सेल्स वॉचर में आएंगे और बी टू सी कंज्यूमर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। ये विंडो ओपन होगी तो यहां पर आपको क्या करना है, बायर का नाम डाल देना है अगर आप डालना चाहते हैं। जैसे कि अगर छोटा मोटा अमाउंट है और आप अपनी ही सिटी में सेल कर रहे हैं, तो इस केस में आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन जैसे आप किसी कोरियर के थ्रू माल को भेज रहे हैं और उस केस में क्योंकि आप आईजीएसटी लगाएंगे बिल में, तो आपको बायर का नाम डालना पड़ेगा, चाहे वो अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो। यहां पर आप नाम डाल देंगे, उसकी एड्रेस जो भी है वो डाल देंगे। और यहां पर आके अगर वो अनदर स्टेट का मतलब कंज्यूमर है तो स्टेट यहां पर चेंज कर लेंगे। यहां पर जो भी उसकी स्टेट होगी वो यहां पर एंटर कर देंगे। इसी के हिसाब से ऑटोमेटिक टैली में आपकी आईजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगी। फिर यहाँ पर सेल्स के जो भी लेजर हो, अगर कॉमन लेजर यूज करते हैं तो कॉमन लेजर, अगर मल्टीपल लेजर यूज करते हैं तो मल्टीपल लेजर, जो भी हो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आइटम वगैरह जैसे सेलेक्ट करते हैं वो कर लेंगे और आउटपुट आईजीएसटी लगा देंगे और इस तरीके से आपकी सेल हो जाएगी। अब इसकी जो रिसिप्ट करेंगे पेमेंट, उसकी एंट्री कैसे होगी वो भी एक बार आप देख लीजिए रिसीट वॉचर में। अगर मानकर चलिए इस कंज्यूमर ने आपको बैंक में पैसे दिए हैं, चाहे पेटीएम में दिए हैं या मानकर चलिए सेविंग अकाउंट में दिए हैं या करंट अकाउंट में दिए हैं या पेटीएम की जो बैंक होती है उसमें दिए हैं, किसी में भी दिए, एंट्री सेम ही होगी, खाली लेजर्स चेंज हो जाएंगे। रिसीट वॉचर में अभी ये एंट्री डबल एंट्री मोड में हो रही है, डेबिट क्रेडिट में। आप चाहें तो सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। यहां पर क्रेडिट करेंगे बी टू सी कंज्यूमर का जो लेजर है उसे, और डेट वगैरह जो भी हो आपके केस में वो डाल देंगे। उसके बाद अगर मानकर चलिए बाद में पैसे दिए हैं इसने, तो उस केस में आप अगेंस्ट रेफरेंस ट्रैक कर लेंगे। होता है ना कि कई बार आपका कोई कंज्यूमर जान पहचान का है अनदर स्टेट में, तो आप माल पहले भेज देते हैं, उस केस में मैं बता रहा हूं।
तो इस तरीके से अगेंस्ट रेफरेंस ट्रैक कर लेंगे। अगर आपने बिल वाइज डिटेल्स को टैली में ऑन कर रखा है तो, अगर नहीं ऑन कर रखा है तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, सिंपली एंट्री होगी। और यहाँ पर डेबिट कर देंगे बैंक को, पेटीएम को, या जो भी जिसमें भी आपने अकाउंट में पैसे रिसीव किए हैं उसे आप डेबिट कर देंगे और एंट्री को सेव कर लेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आपको एडवांस प्राप्त हुआ है किसी भी कंज्यूमर से, जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में बताया 20 तारीख को आपको पैसे रिसीव हुए, आपने बाद में सप्लाई की, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जिस भी डेट को आपको पैसे रिसीव होंगे उसकी एंट्री रिसीट वॉचर में कर लेंगे। और अगर आपको यहाँ पर डिटेल्स रखनी है कि ये पैसे मुझे किसने भेजे हैं, क्योंकि कई बार हमें स्टेटमेंट में नाम सही से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो उस केस में आप यहाँ पर नरेशन में टाइप कर लेंगे उस पार्टी का नेम और उसकी एड्रेस वगैरह, ताकि जब आप सेल करें तो यहीं से उसकी डिटेल्स को ट्रैक करके आप वहां पर सेल्स के बायर नेम में वहां पर फीड कर सकें, और आपको पता भी रहे कि ये जो पेमेंट आई है मुझे किससे आई है। ये ट्रैक करने का प्रोसेस है कि आप नरेशन में उसे टाइप कर दें जिससे भी आपको पेमेंट रिसीव हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से एंट्री करेंगे टैली में तो आपको किसी भी कंज्यूमर के लिए अलग से लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी टैली में। अब मैं नेक्स्ट केस ले रहा हूं जिसमें कि आप अपने किसी कंज्यूमर को क्रेडिट पर सेल करते हैं, और क्रेडिट पर हम जनरली सेल उसे ही करते हैं जिसे हम जानते हैं। हो सकता है वो हमारा फ्रेंड हो या बिजनेस सर्किल का कोई पर्सन हो या इसके अलावा कोई रिलेटिव हो, जो कि हमें 2-4 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करने वाला है। हो सकता है वो हमें 6 महीने बाद, 1 साल बाद पेमेंट करे, तो उस केस में हमें उसका लेजर बनाना पड़ता है। उस केस में हम इस लेजर का यूज नहीं कर सकते हैं। ये हम कब यूज कर सकते हैं, जब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं और 2-4-5 दिन के अंदर हम उसे या तो माल भेज देंगे या 2-4-5 दिन के अंदर हमें उससे पेमेंट आ जाएगी। उस केस में क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ज्यादा से ज्यादा हम सेल करते हैं, तो उस केस में हम सबके लिए लेजर नहीं बना सकते हैं, तो उस केस में हम इस लेजर का यूज करके सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मानकर चलिए क्रेडिट पर सेल करते हैं और वो लंबे समय तक चलने वाला है, तो उस केस में आपको लेजर बनाना होगा। जैसे कि मैंने ये सेल किए, यहाँ पर ये मैंने रोहन फॉर एग्जांपल लिया है। यहाँ पर देखिए मैं आपको लेजर दिखा देता हूँ, इसका भी अंडर सन्ड्री डेटरी है। उसके बाद जो भी इसकी एड्रेस वगैरह हो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, जो भी हो, क्योंकि इसके केस में तो आप एड्रेस टाइप कर ही सकते हैं, मैंने नहीं की है। यहाँ पर फिर कंट्री और स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में कंज्यूमर, और इसके बाद जो भी एंट्री हो आप सिंपली कर देंगे। जो आपने लेजर्स के अंदर फीड की होगी डिटेल्स वो आपको ऑटोमेटिक या बायर में डिटेल फिट हो जाएगी, और उसके बाद सिंपली जैसे एंट्री करते हैं आप सेल की, उस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में आपका बैलेंस शीट में हमेशा रिफ्लेक्ट होते रहेगा कि इस पार्टी से आपको इतने पैसे लेने हैं। अब हम आ जाते हैं B2B के ऊपर और अनरजिस्टर्ड डीलर के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, अभी जो मैं टैली में आपको सारी चीजें बता रहा हूं ये लेटेस्ट टैली है, यानी टैली का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हो चुका है कल की डेट में, यानी 19/5 को 6.6.2, जिसमें कि कुछ चीजें चेंज की गई हैं। जो कि आपकी 6.6.1 में एरर्स आ रहे थे उसे सॉल्व किया गया है, तो आप अपडेट जरूर कर लें। फ्रेंड्स, अब जो आपको स्क्रीन पर सेल रिफ्लेक्ट हो रही है ये B2B है, यानी बिजनेस टू बिजनेस है। ये पर्सन मेरा जीएसटी में रजिस्टर्ड है जिसे मैं सेल कर रहा हूं। इस केस में हमें लेजर बनाना ही पड़ता है, चाहे हम इसे एक बार सेल करें या 10 बार सेल करें, इस केस में हमें लेजर बनाना ही होता है टैली में। क्यों बनाना होता है ये एक बार आप समझ लीजिए। जैसे इसकी जो डिटेल्स जाती है जब आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर इसकी डिटेल्स बायफर्केट करके जाती है, यानी इनवॉइस वाइज जाती है। जैसे B2C के केस में आप पूरी कंसोलिडेटेड मतलब डेटा डालते हैं, यानी कि पूरे महीने में या पूरे क्वार्टर में आपने टोटल कितनी सेल की ये आप वहां पर दिखाते हैं जीएसटी रिटर्न में। जबकि अगर आप B2B सेल करते हैं तो वहां पर एक एक व्यक्ति की अलग अलग डिटेल्स जाती है, इसलिए भी आपको इसका लेजर बनाना होता है। दूसरी बात, ये आपका बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग है, तो हो सकता है ये आपसे कभी भी फ्यूचर में फिर डील करे, और जहां पर बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग होती है तो वहां पर ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, तो इस केस में भी आपको लेजर बनाना होता है और इनका रिकॉर्ड्स आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलना होता है। लेकिन कंज्यूमर के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। मानकर चलिए आपके पास 100, 200, 400 ही ऐसे मतलब दुकानदार होंगे जिनसे आपकी डीलिंग होगी, जो B2B होंगे। बाकी जो आपके यहाँ आते हैं वो B2C कंज्यूमर, अगर आप रिटेल सेल भी करते हैं तो उस केस में वो जो B2C सेल होती है उनकी जो क्वांटिटी होती है B2B के बनिस्बत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उस केस में हम ज्यादा लेजर्स नहीं बनाते हैं, ताकि टैली में जब हम लेजर सेलेक्ट करें तो वहां पर ज्यादा लेजर्स जब दिखते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम वहां पर वो लेजर्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इनके केस में हमें लेजर बनाना होता है। यहाँ पर जैसे मैंने जो भी लेजर बनाया है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ऐसे आपको पता ही होगा इसके केस में। यहाँ पर देखिए संडे रेटर, और जो भी एड्रेस हो वो टाइप कर देंगे, मैंने नहीं की है। उसके बाद कंट्री और स्टेट जो भी हो वो डाल देंगे, और
रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर और उसका जीएसटी नंबर डाल के इस तरीके से लेजर बनाना होता है। और जो भी डिटेल्स आप लेजर में डालेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगी। और उसके बाद जैसे आप सेल करते हैं उस हिसाब से सेल करिएगा। अगर आपके स्टेट का होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगी, अदर स्टेट का होगा तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब आइए, अब हम बात करेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर की। तो इस केस में आपको लेजर बनाना होता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब किसी दुकानदार से आप डीलिंग करते हैं तो उसकी डिटेल्स आप अपने पास सेव करके रखते हैं। वो इसलिए कि उससे आपकी फ्यूचर में डीलिंग जरूर हो सकती है। हो सकता है वो आपसे एक बार माल लेकर जाए तो फिर आपसे दोबारा माल जरूर ले, लेकिन कंज्यूमर के केस में ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो आपसे एक बार माल लेकर गया है तो दोबारा माल लेगा ही। और कंज्यूमर के केस में ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि वो आपसे क्रेडिट सेल कम करता है और आप भी क्रेडिट उसके साथ कम करते हैं। लेकिन जहां पर बी टू बी सप्लाई की बात होती है वहां पर आपकी क्रेडिट सेल भी चलती है, तो उस केस में आपको लेजर्स बनाना जरूरी होता है। लेकिन यहां पर जो मैं अनरजिस्टर्ड डीलर की बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं, जैसे कि मानकर चलिए कोई डीलर आपके पास आया और उसने अपने दुकान के नाम से आपसे माल लिया है, यानी वो जीएसटी में तो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसके कोई फर्म का नाम है जिसके नाम से उसने माल लिया है, तो आप लेजर बनाएंगे। लेकिन अगर वो अपने पर्सनल नाम से लेकर जाता है तो आप लेजर नहीं भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर छोटी मोटी अमाउंट में माल लेकर जाता है और आपसे एक दो बार लेकर गया तो उस केस में चाहे तो आप लेजर नहीं भी बना सकते हैं। अगर मानकर चलिए उसने आपको कैश दे दिया है या बैंक के थ्रू पेमेंट की है और आपने सेम डेट को ही माल डिस्पैच कर दिया है, सेम टाइम पर, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर कैश या बैंक ले लेना है पार्टी अकाउंट नेम में, और फिर जहां पर बायर की डिटेल्स जाती है, जैसे यहां पर उसकी पूरी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। ये मैंने कब बताया, जब वो एक आध बार आपसे ट्रांजेक्शन करता है, आपकी उसके साथ ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है और छोटी मोटी अमाउंट का बिल है, 500, 1000, 2000, 3000 का। लेकिन अगर यही आपका 50,000 या उससे ऊपर का इनवॉइसिंग हो रही है तो उस केस में आपको अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में आपको यहां पर उसकी पूरी डिटेल्स डालनी होगी। और उसके बाद आपको यहां पर आप कोशिश कीजिएगा कि नरेशन में उसकी जो आधार कार्ड नंबर है वो भी आप डाल दें। अब फ्रेंड्स मैं ये बताने वाला हूं कि अगर मानकर चलिए आपका कोई कंज्यूमर आपकी दुकान पर आता है, आपको कैश देता है, माल लेकर जाता है या बैंक में पैसे डालता है और तुरंत माल लेकर जाता है, या आप अगर कोरियर के थ्रू भी भेजते हैं तो तुरंत उसी डेट को, जिस डेट को पैसे रिसीव किए उसी डेट को माल भेज देते हैं, तो उस केस में न तो लेजर बनाना है आपको कंज्यूमर का, न ये जो बी टू सी का कंज्यूमर का मैंने लेजर बनाकर आपको दिखाया, न इसका यूज करना है। उस केस में आपको क्या करना है, जैसे मानकर चलिए कोई पार्टी आई, कैश में आपने सेल किया, तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में कैश लेंगे। और अगर चाहें तो आप, अगर आपकी मर्जी है या आपको कंज्यूमर बोलता है कि बिल में मेरा नाम आप डाल दीजिए, तो उस केस में आप यहाँ पर बायर नेम में उसका नाम डाल देंगे, उसकी एड्रेस डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप जो भी स्टेट वगैरह है वो आप डाल देंगे। मानकर चलिए अगर आपका कंज्यूमर की जो एड्रेस आप डालते हैं, आपको जो वो बताता है वो अनदर स्टेट की है, तो आपको उस केस में यहाँ पर आके स्टेट चेंज कर देनी है और यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई भी चेंज कर देनी है, यानी उसकी स्टेट डाल देनी है। और उस केस में आपकी जो इनवॉइसिंग होगी उसमें आपकी आईजीएसटी लगेगी। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट किया हुआ था, कंज्यूमर कर लेना है। अगर अनरजिस्टर्ड रहेगा तो भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉपर अकाउंटिंग चाहते हैं तो वहां पर कंज्यूमर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सिंपली इस तरीके से एंट्री हो जाएगी जैसे आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही है। सेम स्टेट की होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अदर स्टेट की होगी तो आईजीएसटी लगेगी। फ्रेंड्स अब जो आप मेरी एंट्री देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहां पर मैंने पार्टी अकाउंट नेम में बैंक को सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि बैंक में ही मैं पैसे रिसीव कर रहा हूं। और यहां पर ये जो मैं सेल कर रहा हूं सेम डेट को सेल कर रहा हूं जिस डेट को मैंने बैंक में पैसे रिसीव किए हैं। तो इस केस में आप पार्टी अकाउंट नेम में बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, पेटीएम वगैरह जो भी हो जिसमें आपने पैसे रिसीव किए उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बायर नेम में आप उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर छोटा मोटा अमाउंट है और आपकी अपनी सिटी में सेल कर रहे हैं तो आप चाहें तो बायर नेम को स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप, जैसे आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप इस तरीके से सेल कर सकते हैं। अगर मानकर चलिए जैसे कि अभी आपने यहां देखा, यहां पर मैंने स्टेट चेंज कर दी है, आप देख सकते हैं दिल्ली कर दी है, तो इस केस में क्या है कि आईजीएसटी लगेगी। ठीक है, अगर हमने वहां पर स्टेट को चेंज कर दिया है या प्लेस ऑफ सप्लाई को चेंज कर दिया है जो हमारे सामने विंडो ओपन होती है, तो उस केस में आईजीएसटी लगेगी। अदरवाइज आपकी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी, क्योंकि आपका जो बैंक का जो लेजर आपने बनाया होगा वहां पर आपने अपनी स्टेट सेलेक्ट की होगी, इसलिए उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं कि बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमें इनवॉइस में क्या लगानी है, आईजीएसटी लगानी है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगानी है।
तो फ्रेंड्स इस केस में अगर आपको अपने रिसिपिएंट की कोई भी डिटेल नहीं मालूम है, यानी एड्रेस वगैरह नहीं मालूम है और आप नहीं पूछते हैं, तो इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो यहां पर आपकी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी जब आपकी लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। लेकिन अगर आपको अपने रिसिपिएंट की एड्रेस वगैरह मालूम है, स्टेट वगैरह मालूम है, तो उस केस में आईजीएसटी लगेगी। तो फ्रेंड्स अभी तक जो भी चीजें मैंने आपको बताई, अब मैं आपको समराइज्ड वे में बता रहा हूं ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं बी टू बी के बारे में बता देता हूं कि बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस अगर आप सेल करते हैं तो उस केस में आपकी जितनी भी पार्टीज हैं उनके आपको टैली में लेजर्स बनाने होंगे, उसके बाद ही आप सेल करेंगे। तो उस केस में जब आप सेल्स वाउचर में आएंगे तो पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका आपने लेजर बनाया है और जिसे आप सेल कर रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सेल कर देनी है। और वहां पर सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी डिपेंड करेगी प्लेस ऑफ सप्लाई पर और आपकी जो पार्टी का स्टेट है उसके ऊपर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट केस, जिसमें कि आप यूआईडी पर्सन को सेल करते हैं, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो कि बिजनेस तो करता है लेकिन जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो उस केस में अगर वो आपके पास आता है और आपको पता नहीं है कि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने आपको नहीं बताया, तो उस केस में आप चाहें तो लेजर नहीं भी बना सकते हैं। सिंपली अगर आप से उसने कैश में या बैंक के थ्रू परचेज किया और सेम डेट को आपने सप्लाई कर दी है सेम टाइम पर, तो उस केस में क्या है कि आप बैंक या कैश वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे पार्टी अकाउंट नेम में। और अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो आप वहां पर बायर नेम में कुछ भी नहीं डालेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर मानकर चलिए आपको पता है कि वो बिजनेसमैन है, भले जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और आपके साथ बार बार ट्रांजेक्शन करने वाला है बिजनेस की, और आप उसे क्रेडिट सेल करते हैं, या इसके अलावा मानकर चलिए कि सपोज कीजिए कि अगर वो जो आपसे गुड्स परचेज करता है बहुत ज्यादा वैल्यू में परचेज करता है, तो उस केस में आपको उससे उसकी डिटेल लेनी होगी और उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो लेजर वगैरह बनाकर आप सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपकी आईजीएसटी या सीजीएसटी वगैरह जो भी डिपेंड करेगी प्लेस ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करेगी, जो कि मैंने आपको बता दी। अगर आपको डिटेल नहीं पता है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी और सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगी। अदरवाइज अगर आपको सामने वाले की मतलब स्टेट वगैरह पता है, एड्रेस वगैरह पता है, आपके पास रिकॉर्ड में है, तो उस केस में आईजीएसटी लगेगी, ठीक है। अब आ जाइए फ्रेंड्स, मानकर चलिए आपके पास कोई कंज्यूमर आता है दुकान पर और आपको कैश देता है और आपसे माल लेकर जाता है, या पेटीएम में पैसे ट्रांसफर करता है या बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है, यानी हैंड टू हैंड ट्रांजेक्शन हो रही है, आपको पैसे दे रहा है और आप उसे सामान दे रहे हैं या सेम डेट को ही दे रहे हैं, भले 2-4 घंटे बाद दे रहे हैं। तो उस केस में आपको कोई लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली आप पार्टी अकाउंट नेम में कैश या बैंक वगैरह सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिंपली सेल कर देंगे। चाहेंगे तो बायर नेम में आप नाम डाल सकते हैं सामने वाले का और वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगी आपकी इनवॉइसिंग में, ठीक है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे मानकर चलिए कोई आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, या जैसे मैंने बताया जिससे आप जानते हैं, तो उस केस में आप कई बार बी टू सी में क्रेडिट सेल भी कर देते हैं और वो पैसे आपको 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आने वाले हैं, या 1 साल बाद आने वाले हैं, या 1 दिन बाद भी आने वाले हैं, लेकिन वो क्रेडिट सेल है। तो उस केस में आपका क्या है कि आपको उस पार्टी की लेजर बनानी होगी, यानी कंज्यूमर की लेजर बनानी होगी, जो कि मैंने रोहन के केस में आपको दिखाया था। अब आ जाते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसमें कि आप ऑनलाइन सेल करते हैं, यानी यूट्यूब वगैरह पे जो आप प्रमोट करते हैं अपनी दुकान को, उसके बाद जो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं आप सेल करते हैं बाय कोरियर के थ्रू, एक एक पीस बी टू सी कंज्यूमर तक। तो उस केस में आपको पेमेंट मिल जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको मिल जाती है 20 तारीख को और आप उसे सेल करते हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो उस केस में क्या होता है कि आप जो पेमेंट रिसीव करते हैं अपने अकाउंट में, तो उसकी भी एंट्री आपको टैली में करनी होती है और फिर सेल आप कर रहे हैं दूसरी डेट को, तो उस केस में आपको लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आप बी टू सी का लेजर बना सकते हैं ताकि आपको सभी पार्टीज के लिए अलग अलग लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट ना हो। तो फ्रेंड्स इस केस में खाली आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप बी टू सी का जो कंज्यूमर का लेजर बनाएंगे, नाम आप जो भी डाल सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने सिर्फ मार्किंग करने के लिए ऐसा नाम डाला है जिससे मुझे पता चल सके कि आपका ये बी टू सी ही सेल हो रहा है। और यहाँ पर जो आप स्टेट डालेंगे वो अपनी स्टेट डालेंगे लेजर बनाते समय। जब आप सेल करेंगे तो वहां पर जो विंडो ओपन होती है जहां पर आप बायर डिटेल्स डालते हैं, वहां पर अगर आप स्टेट चेंज करेंगे तो आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी, अगर आप स्टेट चेंज नहीं करेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि 6.6.2 जो अभी लेटेस्ट टैली आई है, जो कि कल की डेट में आई है, इसमें एक चीज को रिसॉल्व कर दिया गया है। वो क्या है वो एक बार आप देख लीजिए। जैसे कि मानकर चलिए आप अपनी किसी पार्टी को, जो कि बी टू बी है, उसे आप
मानकर चलिए टैक्सेबल गुड्स भी सेल करते हैं और एग्जेम्प्ट गुड्स भी सेल करते हैं एक इनवॉइस के अंदर, तो उस केस में आपका उसका जो इनवॉइस का टाइटल है वो क्या होगा, तो वो आप एक बार देख लीजिए। यहां पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आपकी टाइटल होगी टैक्स इनवॉइस, आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखिए, अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को ऐसे सेल करते हैं, यानी एक ही इनवॉइस के अंदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट गुड्स सेल करते हैं, तो हमारी टाइटल क्या होगी, जो कि अभी 6.6.1 में आपको टैक्स इनवॉइस ही लिख कर आ रही थी, जिसे इस वर्जन में ठीक किया गया है। इस केस में आपका लिख कर आएगा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंस आया है, और इसके अलावा और भी कई सारे डिफरेंस आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने जो भी अपने गुड्स को सेल किया है और आपने इनवॉइस में इस तरीके की बात नहीं लिखी है कि वंस गुड्स सोल्ड कैन नॉट बी टेकन बैक, तो उस केस में क्या होता है कि ज्यादातर आप देखते होंगे कि आपके B2C कंज्यूमर के पास से भी गुड्स रिटर्न आते हैं कि आपके गुड्स में ये डिफेक्ट है या ये कलर अच्छा नहीं लगा, किसी भी कारण से वो आपको रिटर्न करते हैं। अगर कई बार तो क्या होता है कि पूरा का पूरा गुड्स रिटर्न कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 10 पीस लिया है तो एक पीस रिटर्न कर दिया। तो उस केस में अगर आप इस तरीके की एंट्री करते हैं तो आप क्रेडिट नोट कैसे बनाएंगे, वो भी एक बार आप देख लीजिए। एज ए सप्लायर आप क्रेडिट नोट कैसे बनाएंगे, तो मानकर चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रेडिट नोट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मैंने एज्यूम किया है B2C कंज्यूमर के केस में, जो मैंने उसका लेजर सेलेक्ट करके सेल किया था। उस केस में अगर मुझे कुछ गुड्स रिटर्न आता है तो मैं क्रेडिट नोट कैसे बनाऊंगा, तो उसकी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 7 थी, वो मैंने ले ली, और इनवॉइस की डेट 1 तारीख थी, वो मैंने ले ली। उसके बाद B2C कंज्यूमर पार्टी अकाउंट नेम में ले लिया, और यहाँ पर उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था, बायर नेम में रहीम, और उसकी एड्रेस थी, और दिल्ली की पार्टी थी, वो मैंने ले ली। और यहाँ पर सेल्स लेते हुए सेल्स रिटर्न का भी लेजर आप कर सकते हैं वहां पर, अगर आपने बना रखा है टैली में सेल्स लेजर में। और उसके बाद एक पीस मुझे रिटर्न कर दिया, जिस रेट से मैंने सेल किया था वही रेट यहाँ पर भी लगाना है। और उसके बाद IGST मैंने इनवॉइस में लगाई थी, वो मैंने यहाँ पर लगा दी, और यहाँ पर यस करेंगे और सेल्स रिटर्न को सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप क्रेडिट नोट बना सकते हैं। और मैं बता दूं कि B2C के केस में जैसा कि आपको पता भी होगा कि आपका जो भी क्रेडिट डेबिट नोट है वो माइनस प्लस होने के बाद जो रेस्ट वैल्यू बचती है वही आपको GST पोर्टल पर डालनी होती है। इसके लिए अलग से आपको क्रेडिट नोट वगैरह वहां पर GST पोर्टल पर चढ़ाना नहीं होता है। और उसी तरीके से मैं दूसरा क्रेडिट नोट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 3 नंबर इनवॉइस के लिए इशू किया जा रहा है, और यहाँ पर मैंने ये जो पेमेंट रिसीव की है ये बैंक अकाउंट में की है। तो मैंने जब लेजर बनाया ही नहीं, तो मैं यहाँ पर कौन सा लेजर सेलेक्ट करूँ, तो मैं बैंक ही ले लूंगा। और पैसे मुझे बैंक में अगर रिटर्न आ रहे हैं, तो अगर कैश में रिटर्न आ रहे हैं तो कैश ले लेंगे, ठीक है। जिस मोड में आपको पैसे सॉरी रिटर्न आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जिस मोड में आप उसे पैसे रिटर्न कर रहे हैं वो आप यहाँ पर ले लेंगे। जैसे कि अगर मानकर चलिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप सेल कर रहे हैं और बैंक में पैसे आए तो आप क्या सेलेक्ट करते हैं, ताकि आपको दो एंट्री ना करनी पड़े टैली में। आप वहां पर सीधे बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं पार्टी अकाउंट नेम में, और आप सेल कर देते हैं बायर नेम में, जो भी उसकी डिटेल्स है वो डालकर, अगर आप डालना चाहते हैं तो। लेकिन उसी तरीके से अगर आप क्रेडिट नोट बना रहे हैं और आपको मालूम है कि आप किस मोड में उसे पेमेंट करने वाले हैं सामने वाली पार्टी को, तो उस केस में आपको क्या करना है, जिस मोड में आप पेमेंट करने वाले हैं उस मोड को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कैश में करने वाले हैं तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और बायर नेम में अगर बायर नेम डाला होगा आपने इनवॉइस में तो वो डाल देंगे, अगर नहीं डाला होगा तो यहाँ पर भी स्किप कर देंगे, ठीक है। और फिर इस तरीके से आप क्रेडिट नोट बना देंगे। इनवॉइस में CGST और SGST लगा था, इसीलिए यही यहाँ पर भी लगेगा। और यस करके इसे भी सेल्स रिटर्न सेलेक्ट करके इसे भी सेव कर देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, इंपॉर्टेंट लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।